अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कानून में जो तरमीम की गई थी उनको कलअदम करार दे दिया गया है, जिसके नतीजे में इमरान खान की पटिशन को एक्सेप्ट किया गया और इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान की इसको फ़तह करार दिया जा रहा है। इस फैसले से अगरचे इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं वो भी नैब कवानीन की ज़द में आएंगी और उनके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही एफिडेविट दे रखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अगर ये कलअदम करार नहीं भी दिया जाता तो वो नैब के अंदर जो तरमीम की गई हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहते और उनके खिलाफ नैब के अंदर तहकीकात तफ्तीश जो केस है वो जारी रखा जाए, वो उसको फेस करेंगे। तो इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर ये उसकी फ़तह करार दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं कि वो एक कशमकश का शिकार हैं। एक ये केस और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट था, जिसको कलअदम करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 8 रुकनी बेंच ने, वो फैसला जो है नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि उसी फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ की जो ताहयात नैली और उनके खिलाफ जो सज़ाएँ थीं उनको वो अपील करना चाहते थे, वो अपील उस वक़्त तक नहीं हो सकेगी। नज़रसानी की दरख्वास्त का वो राइट पहले ही यूज़ कर चुके हैं, लेकिन अपील उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक कि इस एक्ट को बहाल नहीं किया जाता। और 8 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया था उसको कलअदम करार देने के लिए अब जो है कम से कम 9 जजेस जो है कि इस फ़ैसले के हक़ में ज़रूर आने चाहिए। तो इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या पोज़ीशन है और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कौन-कौन से ऑप्शन, जब दरवाज़े खुले हैं और नैब फ़ैसले से बाद जो है कि मज़ीद मुश्किलात क्या पैदा होंगी और ऑप्शंस क्या होंगे, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जो इमरान खान को -1 करने के हवाले से क्वेश्चन चल रही थी और इसमें शाह महमूद कुरैशी और जो परवेज़ इलाही के ऊपर उम्मीद की जा रही थी, उन दोनों ने बड़ा स्टैंस लिया है। उन्होंने इस वक़्त ये पीटीआई के हलकों के अंदर, हुकूमती हलकों के अंदर भी बात चल रही है कि उनका ख़्याल था कि इस किस्म के मुकदमात करके इनको तोड़ा जा सकेगा और एटलीस्ट इनमें से कोई एक शख्स जो है कि ऐसा तैयार ज़रूर हो जाएगा कि वो इमरान खान को अल्टरनेट करने के लिए, और जब उनको सज़ा दी जाए या उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए तो पार्टी लीड करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा मामला हुआ नहीं है। कुछ लोगों का ख़्याल है कि असद उमर के ऊपर अभी इस्टेब्लिशमेंट की नज़र है, लेकिन असद उमर ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से जब इस्तीफ़ा दिया, अभी उनकी मेंबरशिप से इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ़ अदालती फ़ोरम्स के ऊपर उनका आमना-सामना हुआ था इमरान खान के सामने। लेकिन इमरान खान ने कोई उन्हें सरदमोरी का मुज़ाहरा किया, कोई ज़्यादा गर्मजोशी से उनसे मुलाकात नहीं की। तो इसलिए जो पब्लिक परसेप्शन है असद उमर का वो नहीं है जो इस वक़्त एक शाह महमूद का या परवेज़ इलाही का जो परसेप्शन बना हुआ है। तो ऐसे हालात के अंदर इमरान खान ने बाहर जाने से कोई ऑफ़र कबूल नहीं किया, वो केसेस को फ़ेस करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है कि जो पस पर्दा बहुत सी क्वेश्चन चल रही थी, जिसमें मोहम्मद अली दुरानी की प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर आरिफ अलवी, उनसे मुलाकात थी। उसके कहा जा रहा है कि कुछ मुस्बत नताइज आना शुरू हुए हैं और इसमें जो पहली ज़मानत की बात की जा रही है वो 9 मई के बाद से तमाम पीटीआई की जो कारकुन ख़वातीन थीं या रहनुमा थी, वो मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जेल में थीं और उनकी ज़मानत का मौका आया, उनके खिलाफ नई दफ़ात शामिल करके उनको दोबारा से मुकदमात के अंदर नामज़द किया गया, तो उनकी ज़मानतें जो हैं कि वो रुक गईं और उनको दोबारा शामिल तफ्तीश किया गया। उन्हीं केसेस के अंदर से पहली जो एक ज़मानत अभी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हुई है वो रुबीना जमील साहिबा हैं, जो रुकने पार्लिमान भी रही हैं पीटीआई की, और अगरचे वो एक रिटायर्ड जनरल की लेफ्टिनेंट जनरल की वो एहलिया भी हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि शायद उन्होंने उस वजह से शायद उनको कोई बेनिफिट मिला, लेकिन इसके अंदर इतना वज़न नहीं है, क्योंकि अगर इसमें इतना वज़न होता तो फिर रिटायर्ड साबिक आर्मी चीफ़ आसिफ नवाज़ जंजुआ जो है कि वो ज़्यादा बाअसर और आर्मी चीफ़ रहे थे, तो उनकी जो बेटी हैं साहबज़ादी हैं खदीजा शाह, उनकी ज़मानत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हुई है, कुछ इनकी बीमारी की इतलात भी थी, लेकिन यास्मीन राशिद भी बीमार हैं, कैंसर की पेशेंट रही हैं, उनकी ज़मानत जो है कि अभी तक जो है कि वो नहीं हो रही। तो इसलिए कुछ लोगों का ये ख़्याल है, वो जो मुफ़ाहमती कोशिशें थी वो एक कुछ सिग्नल्स ऐसे दिए जा रहे हैं कि ख़वातीन को छोड़ा जाएगा, और जो एक परसेप्शन पाकिस्तान के अंदर बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का बना हुआ है, तो उसको खुद दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे अहम मामला अभी भी जो वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जुड़ी हुई है, तो इसमें अभी 3-4 ऑप्शंस बड़े सामने हैं, वो हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब के लिए क्या ऑप्शन है। एक तो ये है कि नैब का ये जो केस है, इसको इस नज़रसानी की अपील की जा सकती है और ये रिवर्स हो सकता है। ये काबिल
रिवर्स है। उसकी क्या वजह है कि ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, जस्टिस एजाज़ अल एहसन ने इस कानून को कलअदम करार देने के हक़ में, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसके अगेंस्ट दिया है। अब जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल जो है वो रिटायर हो रहे हैं। अगर इसके खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर की जाती है तो फिर 3 रुकनी बेंच बनेगा और 3 रुकनी बेंच में 1 जज शामिल होंगे। एक रिटायर हो गए हैं तो इनकी जगह कोई नए जज शामिल होंगे, वो काज़ी फ़ाइज़ साहब खुद हो सकते हैं या कोई और जज हो सकता है। और अगर उस जज की भी राय वो राय हुई जो जस्टिस मंसूर अली शाह की है, तो फिर ये नैब केसेस सारे के सारे जो हैं ये दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जिसमें इन तमाम को रिलीफ मिला था। और ये तकरीबन 450 के करीब सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स हैं, इससे ज़्यादा हैं, 2000 करीब हैं टोटल केसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज जो हैं। लेकिन कोई 450 के करीब पॉलिटिशियंस हैं जिनके वो बताया जाता है कोई फिगर डिफरेंट 700 से लेके 1100 अरब रुपए तक के ये केसेस हैं। तो ये दोबारा जो है कि ये हो सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा इसमें फ़िलहाल एक ऑप्शन मौजूद है। दूसरा मामला जो है कि वो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया था। 8 रुकनी बेंच ने इसको कलअदम करार दिया था। अभी इसके ख़िलाफ़ जो है कि अभी नज़रसानी की अपील आ सकती है और अगर नज़रसानी की अपील आती है और वो यही 8 रुकनी बेंच सुनता है तो एक जज जिसमें से भी उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो गए हैं तो या तो 7 रुकनी बेंच सुनेगा या फिर इसके अंदर एक जज और शामिल किए जाएँ तो फिर वो 7-1 या 7-0 का फ़ैसला हो सकता है। तो इसका मतलब है नज़रसानी की दरख्वास्त भी वो मुस्तरद कर दी जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर अभी नवाज़ शरीफ साहब के लिए कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा ख़बरें नहीं हैं और ये वही केस है जिसके अंदर नवाज़ शरीफ हों, जहांगीर तरीन हो या बाकी तमाम वो लोग जिनके 184(3) के तहत या खुद नोटिस के तहत जिनको सज़ाएँ हुई थी, उन सबको ही हक़ दिया गया था कि वो 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो है कि इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तीसरा मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का और ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि इस केस की वजह से जस्टिस गाजी फ़ाइज़ा गुज़श्ता चंद महीनों से जो है वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। उन्होंने अपनी ओपन कोर्ट के अंदर इज़हार ख़्याल किया और उसको अपना कहने के हुक्म दिया, ऑर्डर किया कि जी कि मैं उस वक़्त तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूँगा जब तक कि इस केस के बारे में हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता। और ये हतमी फ़ैसला के लिए 18 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर की गई है। जो पहले इसकी समाअत कर रहा था बेंच वही इसकी समाअत करेगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल इसमें नहीं होंगे। अगर ये बेंच है कि ये हेयरिंग इसकी लंबी हो जाती है और कई हफ्तों तक होती है तो क्या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब बतौर चीफ जस्टिस अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, किसी बेंच की तश्कील या बेंच का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्योंकि ओपन कोर्ट के अंदर उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो जब तक ये फ़ैसला हतमी नहीं होता वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए अभी 17-18 के बाद ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि क्या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब खुल खुला के बतौर चीफ जस्टिस काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर इसके अंदर मज़ीद कुछ हेयरिंग्स पड़ गई तो उस वक़्त तक मुश्किलात ज़रूर होंगी काज़ी फ़ाइज़ साहब के लिए। लेकिन अगर ये इसको कलअदम करार दे देते हैं और हतमी फ़ैसले के अंदर भी कलअदम करार दे देते हैं तो इसके ख़िलाफ़ भी फिर नज़रसानी की अपील होगी और नज़रसानी की अपील में भी वही जजेस होंगे जिन्होंने फ़ैसला दिया है। अपील के हवाले से जो है कि वो रिव्यू और जजमेंट एंड ऑर्डर जो है उसके अंदर मुसलमा असूल तय हो चुका है। तो इसलिए लगता यही है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा जो है कोई जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो कुछ दिन उनको इंतज़ार और करना पड़ेगा इस फ़ैसले का और इस फ़ैसले के बाद जो है कि फिर वो सिंगल हैंडेडली ही सुप्रीम कोर्ट में तमाम बेंचेस की तश्कील और उनके मामलात को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो ख़ुद मुशावरत करना चाहें सीनियर मोस्ट 2 जजेस हैं सरदार तारिक या एजाज़ उल एहसन से तो वो कर सकेंगे, लेकिन ये सवाबदीद होगी उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो इसलिए इस वक्त जो है कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए नैब कानून की तरमीम के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी उसके अंदर तो ऑप्शन मौजूद है उनके लिए रिलीफ का, बाकी ऑप्शन अभी नहीं है। तो इसीलिए उनकी जो वापसी है उसके बारे में भी काफ़ी इफ़ एंड बट्स हैं। तो लेट्स सी देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।